ये हैं बदलो की नशरियात। नाज़रीन, आज पाक चीन ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से था जिन्होंने सबसे पहले चीन को रिकॉग्नाइज़ किया। पाकिस्तान ने शुरू से ही वन चाइना पॉलिसी की हमायत की, क्योंकि टू चाइना पॉलिसी का बहुत शोर मचाया था अमेरिका ने और मगरब ने जब कोल्ड वॉर का अरूज था। लेकिन फाइनली चीन सलामती कौंसिल का रुकन बन गया और पाकिस्तान का करीबी दोस्त भी। पहले ये ताल्लुक ज़्यादातर दिफाई नौइयत का था, जैसे हमने देखा 1965 की जंग में। उससे पहले 1962 में हिंदुस्तान और चीन की जंग हो गई थी, जिससे चीनी हिंदी भाई भाई का नारा जो नेहरू लगाते थे वो माजी हुआ। फिर बाद में ये हुआ कि अमेरिका ने चीन से अपने और चीन और रूस के दरमियान बहुत सर्द जंग जारी थी, और उस वक्त अमेरिका ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ चीन के साथ इत्तेहाद की ठानी और किसिंगर पाकिस्तान आए और यहाँ से वो फिर गए बीजिंग, किसी को पता न लगा। और उसके बाद चीन अमेरिका ताल्लुकात के एक बड़े दौर का आगाज़ हुआ। चीन को अमेरिका ने मदद दी ग्लोबलाइजेशन में हिस्सा बनने की, इस उम्मीद पर कि चीन सरमादारी निज़ाम का हिस्सा बन जाए। चीन ने ग्लोबलाइजेशन से पूरा फ़ायदा उठाया और आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है और आइंदा चंद साल में चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। इस वक्त बड़ा दुनिया में तजाद और तजारती जंग जारी है चीन और अमेरिका के दरमियान, और इसमें भारत और चीन की कशमकश भी पाकिस्तान के लिए बड़ी अट्रैक्शन का बायस रहती है। और अभी हम देखते हैं कि जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से भी फ़ौजें हट गई हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी एक फायरबंदी का माहिदा हो गया है। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस की जॉइंट स्टेटमेंट से ज़ाहिर हुआ है। अब चीन के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जरदारी साहब के आखिरी दौर में एक नए मंजिल की तरफ, एक नए दौर की तरफ दाखिल होने जा रहे थे। जरदारी साहब ने कोई चीन के 25-30 दौरे किए थे और हर शोबे का मुतालिया किया था, क्योंकि नज़र आ रहा था पाकिस्तान को कि चीन एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है और उससे पाकिस्तान बहुत बेनिफिट ले सकता है। उसके बाद सी पैक हुआ और नवाज शरीफ ने फ़ायदा उठाया सदर जी की वन बेल्ट वन रोड इंटरनेशनल जो इनिशिएटिव था, जो कोई 130-40 मुल्कों के साथ जिसका ताल्लुक़ बनता है। लेकिन सी पैक का एक तरह का मॉडल बनाया गया पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का और इस खत्ते के लिए। फिर हम देखते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गई और सार्क का मेंबर भी बन गया, चाइना ऑब्जर्वर बन गया, और हिंदुस्तान भी और पाकिस्तान दोनों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गए। अब ये जो ट्राई एंगल है, ये एक बड़ा दिलचस्प ट्राई एंगल बना हुआ है चीन, पाकिस्तान और भारत का। इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात जो माजी में बहुत ज़्यादा मिलिट्री और हरबी नौइयत के थे, अब वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक नौइयत की भी होते चले गए हैं। अभी पिछले दिनों हमारा जो फ्री ट्रेड एरिया था पिछले महीनों सालों में, उसे बदला गया है और पाकिस्तान को कुछ छूटें मिली हैं और एक्सेस मिली है चीन की मंडी में, और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में इजाफा भी हुआ है। और एक करेंसी बार्टर का माहिदा भी हुआ है कि पाकिस्तान रुपयों में पे कर सकता है और चाइनीज़ को अपनी करेंसी में हमें मदद दे सकते हैं। और अब चाइना ने जब सऊदी अरब ने भी पैसे वापस ले लिए तो हमें वो कुशन हमारे तवाज़ुन अदायगी को और रिज़र्व्स को मेंटेन करने के लिए $3 अरब के करीब भी दिए हैं। मेरे साथ हैं जनाब ज़ियाउद्दीन अहमद, जो सारे अखबारात के तकरीबन सारे अंग्रेज़ी अखबारात के एडिटर रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ज़िया साहब, ये जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं और इसकी क्या स्कोप है, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं एज ए जर्नलिस्ट ही देख सका हूँ इन ताल्लुकात को। सबसे पहली बात तो ये कि एज ए जर्नलिस्ट जो मुझे इन ताल्लुकात में इम्प्रूवमेंट लगा था उस वक्त जब पाकिस्तान वर्चुअली चाइना का विंडो बन गया था आउटसाइड द वर्ल्ड के लिए। इन्हें न सिर्फ सारी किसी दुनिया में वो चाइना को रिकग्नाइज ही नहीं किया जाता था, तो हम रिप्रेजेंट करते थे चाइना की इंटरेस्ट को बाहर की दुनिया में।
आउटसाइड द बैम्बू कर्टेन। उस जमाने में हम बड़े क्लोज आ गए थे चाइना के। लेकिन ये एक तकरीबन आप समझ सकते, ये समझें कि ये वॉलंटियरी किस्म का ताल्लुकात थे। हम उनके इंटरेस्ट को देखते थे आउटसाइड द बैम्बू कर्टेन, और चाइना यूज्ड टू हेल्प अस आउट इन मेनी मेनी थिंग्स जिसमें हमारी वीकनेसेस थी। लेकिन सबसे पहला जो उनका जो हम पे एहसान हुआ है, वो काराकोरम हाईवे। वो वो एक क्या? ऐसी चीज थी, काराकोरम हाईवे, हाँ। काराकोरम हाईवे जो या। उन्होंने बनाया। यानी दुनिया का एक अजूबा है वो। यानी वो चाइनीज ही कर सकते थे। और हाँ। उन्होंने तकरीबन तकरीबन जो हमारी जो नॉर्दर्न एरिया को कनेक्ट करवा दिया काराकोरम हाईवे से। एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का, मैं कहूँगा, कंट्रीब्यूशन था। सॉलिडिफाई किया था हमारी जोग्राफिया को। और उसके बाद आप वहां से निकले तो आपको 1970s में ले जाता हूँ मैं आपको। यानी चाइना ने हमें तकरीबन इंडस्ट्रियल, यानी जो कहते हैं कि ग्राउंड हमें प्रोवाइड कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने हमें दिया मशीन टूल फैक्ट्री, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, स्पेशल स्टील, और इवन हमारे यहाँ उन्होंने एक टेक्सटाइल मिल बनाने की फैसिलिटी भी स्टैब्लिश कर दी थी। ये वो जमाना था भुट्टो साहब। तो इसमें ये तकरीबन हमारी जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसका बेस बना दिया था उन्होंने। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ। उसके बाद जब आप निकलते हैं वहां से, तो फिर उसके बाद जैसा कि आपने कहा कि ज्यादातर डिफेंस जो कोलैबोरेशन हमारा था इनके साथ, आई पोस्ट न्यूक्लियर पोस्ट प्लांट। जी हाँ, उसमें ज्यादा था। मिसाइल वगैरह, मिसाइल की जो डेवलपमेंट थी हमारी टेक्नोलॉजी की, और इवन इवन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी काफी उनकी हमें में मदद रही है। उसके बाद फिर हम पहुंचते हैं सिपिक। ये सिपिक जो है, जैसे कि आपने बताया कि रोड एंड बेल्ट एंड रोड की इनिशिएटिव जो चाइना की जो थी, ये हमसे ज्यादा चाइना की जरूरत है। सिपिक जो कॉरिडोर है, उससे तकरीबन उनकी जो ऑयल की जो मार्केट है, ऑयल की जो सप्लाईज है उनकी, उसमें तकरीबन 35 दिन की सेविंग होती है अगर वो कॉरिडोर हम इस्तेमाल करें। जो मैंने इसमें काफी वक्त लग गया है इसको। तकरीबन 1 साल पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सी चीज़ों की वजह से काफ़ी इसमें डिले हो गई ये चीज़। खासकर ट्रेन की जो मैंने इंस्टॉलेशन थी, उसमें काफ़ी वक्त लग गया है। तो लेकिन इसके अलावा जो इस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही है हमारे इतिहास, वो बड़ी खतरनाक है। यानी वो इसलिए कि वो एक ग्रीक मिथोलॉजी है, थुइडाइसस। जब सपाटा राइज कर रहा था एथेंस एथेंस के सामने, तो एथेंस ने महसूस किया कि किसी भी वक्त जो है ना, सपाटा हमें टेक ओवर कर लेगा। तो फिर इन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त जंग हुई थी। तो ये मुझे वो सिचुएशन डेवलप होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कोल्ड वॉर के जमाने में अमेरिका और सोवियत यूनियन में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। यानी आइडियोलॉजी पे उनकी मेनी डिफरेंसेस थे, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ज्यादातर इकोनॉमिक किस्म की सिचुएशन, अपने स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है ना, वो कर रहे थे। उनमें कोल्ड वॉर ही रही, हॉट वॉर नहीं हो सकी, और अमेरिका कुड हैंडल दैट। फिर एक जमाने में 80s में जापान ने इकोनॉमिकली चैलेंज किया अमेरिका को। देयर वाज नो मिलिट्री थ्रेट देयर, तो उसको भी उन्होंने हैंडल कर लिया। लेकिन चाइना के साथ जो है इस वक्त, ये इकोनॉमिक भी है, ये मिलिट्री भी है, और ये इडियोलॉजिकल भी है। ये तीनों चीजें मिलकर, और ये ऑन द राइज है, जैसे कि आपने बताया कि वे बहुत करीब में, बहुत ही नहीं, मेरे ख्याल से एक डिकेड के अंदर अंदर वो सरपास कर जाएंगी चाइना अमेरिकन उसको, इकोनॉमी को। तो अमेरिका जो है खामोश बैठने वाला नहीं है। वो जंग लड़ने के लिए उसकी जो उसका जो हकीकत है वो यानी डिफेंस प्रोडक्शन की, वो उसकी इकोनॉमी बेस करती है उस पर।
वो जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप देखिए पिछले कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद भी उन्होंने पता नहीं कितनी जगहों पर जंगें स्टार्ट कर दी जबरदस्ती की। तो ये मुझे खौफ लगता है कि एक दफा हम सोवियत यूनियन की वजह से फ्रंटलाइन स्टेट बन गए थे, चाइना की वजह से फिर हम फ्रंटलाइन स्टेट बन सकते हैं विज़ावी चाइना। पहले तो अमेरिका के फ्रंटलाइन स्टेट बने थे फ्री वर्ल्ड के। मुझे डर ये है क्योंकि आप देखिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान, वो इंडो पैसिफिक जो क्वाड बन रहा है वो भी खतरनाक है। यानी वो हिंदुस्तान को जो है ना वो खड़ा कर रहे हैं। एक इसमें यानी रिडीमिंग फीचर ये है, इंडिया जो है वो शायद अमेरिका के झांसे में नहीं है। वो अमेरिका के लिए वो चाइना के साथ लड़ने के लिए मैंने नहीं समझता कि तैयार होगा। इसमें एक ही रिडीमिंग फीचर है, अदरवाइज अमेरिका जो है ना इस वक्त आने वाले 5-6 सालों में वो जंग जरूर करेगा चाइना के साथ। उस ये आप कैसे कह सकते हैं इतनी कतईयत के साथ? इसलिए कि हम देखते हैं शुमाली कोरिया तक से अमेरिका जंग करने की पोजीशन में नहीं आया, क्योंकि ख़तरा है कि जापान और साउथ कोरिया तबाह ना हो जाए और पूरा ये इलाका और ख़ुद अमेरिका निशाने पे आ सकता है कोरियन मिसाइल्स की। तो हम देखते हैं कि वो भी जंग तक नौबत नहीं पहुंची। अब चीन तो उनके साथ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्पेस में, हर मैदान में, और ये 4th जनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे जिस पैमाने पे हो रहा है, अमेरिका में उसकी शुरुआत है। लेकिन ये अब चीन में हम देखते हैं बड़े स्केल पे है। उनकी सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो भी बहुत तेज़ी के साथ वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हालांकि चीन बहुत कम खर्च करता है डिफेंस पे। अमेरिका दुनिया की 5 बड़ी जो मैशतें हैं या फौजें हैं, उन डिफेंस एक्सपेंडिचर अमेरिका का अकेले का उनसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो चाइनीज़ जिस तरह से आ रहे हैं, क्या मुमकिन नहीं है कि दीता हो जाए? जिस तरह हमने देखा सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान, हमने देखा कितना ये गए तिजारती जंग की तरफ ट्रंप के ज़माने में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बाइडेन हुकूमत को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमीज़ बहुत इंटरडिपेंडेंट हो गई हैं। इस ग्लोबलाइजेशन में ये नहीं है कि आप अमेरिका को आउट कर दें और अमेरिका चीन को आउट कर दे। हाँ, लेकिन आप अमेरिका को देखें, अमेरिका इज नो मोर द सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री एनी मोर। वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी जो है ना उसका ट्रेंड चल पड़ा है। आप देखें ट्रंप ने जो वोट्स पोल किए हैं वो काफी काफी वोट्स मिले उन्हें, और रिपब्लिकन जो है ना अभी भी दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गिव अप ट्रंप। और अब देखें वो इम्पीचमेंट के साथ क्या हुआ था उनके। तो और फिर ये भी एक खबरें आई थी कि जब बाइडेन जब जा रहे थे अपनी इनाग्रेशन के लिए, कि वहाँ का बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी का जो छत्ता था उसने उनकी पीठ दिखा दी अपनी। तो ये मुझे तो लगता है कि खुद अमेरिका में हालात ऐसे होंगे कि वहाँ पर जंगजुआना किस्म के जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो ज्यादा उभर कर आएंगे और वो दुनिया को फतेह करने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि व्हाइट सुप्रीमेसी की जो टेंडेंसीज है ना। नहीं, देखिए ना, हम देखते हैं कि ट्रंप के मुकाबले में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो ज़्यादा इम्पीरियलिस्टिक वर्ल्ड व्यू रखती है कि हम दुनिया की लीडर है और हम हमारे पूछे बगैर दुनिया कहीं हमें फॉलो करे और हमारा ये राइट है दुनिया को डिक्टेट कराने का। ये है डेमोक्रेटिक पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र। बल्कि ट्रंप तो नेशनलिस्ट होकर दुनिया से कट गए थे, इत्तेहादियों से भी कट गए थे। इसीलिए ट्रंप को निकाला गया था। यानी वहाँ के अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में ये बात उनके जहन में बैठी हुई है, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट हो। उनकी जो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है वो दुनिया को फतह करना चाहती है, दुनिया को सब्जुगेट करना चाहती है। अच्छा, इससे कतई नज़र ये बताइए कि चीन और पाकिस्तान के और हिंदुस्तान का जो ट्रायंगल है ताल्लुकात का, अब मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान ये डबल फ्रंट सूरत हाल से बाहर निकलना चाहता है, और अगर कश्मीर पे कोई हमारी एडजस्टमेंट हो जाए इंडिया के साथ, तो फिर लगता ही है कि चीन चाहेगा कि ये फ्रंट न्यूट्रलाइज हो जाए। हिंदुस्तान ये भी नहीं चाहता कि चीन से फड्डा बहुत बढ़ जाए। चीन भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान का, बल्कि उन्होंने कहा है कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा ने
उन्होंने कहा कि अगर दुनिया मल्टीपोलर है जैसे चीन कहता है तो एशिया भी मल्टीपोलर है। फिर किसी ने कहा मेरे जैसे नहीं कि भाई फिर साउथ एशिया भी मल्टीपोलर है, यहाँ भी चाइना भी है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है और इसी तरह सेंट्रल एशिया में। तो लिहाजा ये जो एक बनती है, एक इक्वेशन बनती है और हम कहते हैं एशिया की सदी है, तो आप क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं कि चीन, जैसे आप कह रहे हैं कि मुकम्मल अमेरिका की गोद में नहीं जाएगा ये हिंदुस्तान, इसी तरह चीन को दबाना मुश्किल होगा, तो इससे क्या आलमी और इलाकाई सतह पर और ख़ुद पाकिस्तान के लिए क्या मुज़मरात बनेंगे? नहीं, एक रिडीमिंग फीचर तो यही है, लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान और चाइना का ताल्लुक है, दोनों कंट्रीज जो हैं वो नॉलेज इकोनॉमी में चले गए। यानी नॉलेज इकोनॉमी है दोनों के पास। यानी हिंदुस्तान अभी चाइना से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी वो काफी हद तक हमसे, यानी एसिमेट्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो है ना, बहुत ज्यादा हो गई है। और हम जो है ना बहुत पीछे हैं। हम अभी भी 20वीं सदी में, 20वीं सदी के भी मिडिल में है। यानी हमें, हमारे पास जो जो मैन पावर जो है वो अभी भी इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ता है, या कोई ऐसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं हमारे बच्चे जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है आजकल के जो चैलेंजेस है उसके। यानी डिजिटलाइजेशन में भी हम बहुत पीछे हैं। तो ये जो एसिमेट्री है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें हम मार खा जाएंगे अगर हमने कोई क्रैश कोर्सेस नहीं की और चाइना के साथ हमने, चाइना जो कुछ भी कर रहा है इस वक्त उससे हम कुछ सीखें। हमारे पास जो है ना चाइना की दोस्ती से हमें चाहिए कि हम फायदा उठाएं, और हमारे बच्चे, हमारे ने अभी भी जो है ना, कोई कोई मुझसे कह रहा था कि अरबी को जो ना कंपलसरी लैंग्वेज बना दें। भाई अरबी अरबी को क्यों, चाइनीज क्यों नहीं? मैं इस वक्त जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में, नॉलेज नॉलेज इकोनॉमी को कैप्चर करना है, तो इसको, इसके लिए हमें चाइनीज सीखनी है, क्योंकि अंग्रेजी सीखने से, यानी अमेरिका के पास अब कुछ भी नहीं रहा। हमारे जो लोग हैं वहां पर परेशान है। ये जो वो मैं फिर बताऊंगा, वो वाइट सुप्रीमेसी का मसला जो है, जिसकी वजह से वहाँ अमेरिका में नॉन नॉन वाइट पॉपुलेशन का जाके वहां पर रहना और पढ़ना, काम करना अब मेरे ख्याल से कम होता जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि चाइना के साथ जो है ना, हम उससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि चाइना की दोस्ती में हम गुम रहे। यानी हमारा नशा यही है कि चाइना हमारा दोस्त है। भाई चाइना कब तक रहेगा हमारा दोस्त? जब हमारे से कोई फायदा नहीं होगा चाइना का, तो चाइना हमें। क्या आपके ख्याल में, क्या अगर पाकिस्तान में 1000 कॉलेज बने टेक्नोलॉजी के और स्किल्स की ट्रेनिंग के, और हाई टेक के 150-60 यूनिवर्सिटीज़ बने और साइंसिस की, और उसमें हम चाइनीज़ से मदद लें और इसी तरह अपनी मैथ्स एजुकेशन और मैथ्स हेल्थ सिस्टम ला सकते हैं जो चाइना का मॉडल है पीपल सेंटर डेवलपमेंट का। इसी तरह हम अपने ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को या ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करते हुए अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे आप कह रहे हैं हम पीछे रह गए हैं आज की जदीद टेक्नोलॉजीज़ में, वो चाइना से ले और उसके हवाले से हम यहाँ इंस्टीट्यूशंस बनाएं। फ़कत सड़कें वड़कें काफ़ी नहीं है, क्योंकि सारा जोर PMLN गवर्नमेंट का सड़कों और ये इस पे था, क्या पे, मोटरवेज पे। एग्रीकल्चर को ले लो, यानी चाइना ने एग्रीकल्चर में जो तरक्की की है जी। उसी का तो अशर ले लें हम, 10% भी ले लें हम, ट्रांसफर करवा लें टेक्नोलॉजी। देखो चाइना में लेबर चार्जेस जो है ना वो 5 गुना बढ़ गए हैं पिछले 10 सालों में, लेकिन कोई रीलोकेशन हमारे यहाँ नहीं हो रही है उनकी फैक्ट्रीज की। वो इसलिए कि ऑटोमेशन वहाँ आ गया है, तो लेबर की जो जरूरत है कम से कम होती जा रही है। तो वो एक जमाने में ईस्ट एशिया में रीलोकेशन होते थे, जापान से फैक्ट्री जाती थी साउथ कोरिया, अमेरिका से आती थी जापान। ये रूल, यानी लेबर के चार्जेस की वजह से फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज में ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन इस वक्त चाइना में हालांकि 5 गुना बढ़ गया लेबर चार्जेस, लेकिन वो रीलोकेशन नहीं कर रहे। वियतनाम में क्या करते थे वो बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि ऑटोमेशन, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, यानी जो सप्लाई चेन्स और वैल्यू चेन्स दोनों श्रिंक कर गए। तो इसकी वजह से हमें चाहिए कि उनसे टेक्नोलॉजी सीखे, बजाय इसके कि हम वेट करें कि उनका कोई फैक्ट्री जो टेक्सटाइल मिल जो है ना वो हमें ट्रांसफर करे।
वो नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ ऑटोमेशन आ गया है, उन्हें लेबर की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप क्या देखते हैं फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप का? एक तरह का डिपेंडेंसी का नज़रिया भी आ रहा है। हमारी सफाई भी चीनी कर दें, हमारे हेल्थ सिस्टम भी चीनी ठीक कर दें, हमारी एग्रीकल्चर को भी चीनी ठीक कर दें, हमारी बिजली भी वो ठीक कर दें। ये हम जो बनने जा रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि हम खुद ना करें, चाइना करता जाए, इस तरह तो हम कॉलोनी बन जाएंगे। हम देखे ना, हमारे हमने अब एनर्जी जो है ना, वो वो अबंडेंस में कर दी है। वो इसलिए कि कोल कोल की मैंने कोल फ्यूल हमने पावर पावर सेक्टर पावर स्टेशन भी बना लिए। ये गलत बात थी। हमें इस किस्म की चीज़ों में नहीं देखे ना, अभी सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। सोलर एनर्जी तो चीप से चीप होती जा रही है। तो बजाय इसके कि हम ये पावर सेक्टर में इस तरफ ध्यान दें, सोलर में चले जाएं। और यानी इस वक्त तो दुनिया में बहुत सी जगहों पर सोलर इज बिकमिंग दी मैंने रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी एनर्जी। और फिर इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन रही हैं। चाइना में इस वक्त $5,000 में बेहतरीन किस्म की सेडान इलेक्ट्रिक कार मिल रही है। तो आप उस किस्म की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाएं, बजाय इसके कि वो वही हम पुरानी जो है ना, वो जिसको कहते हैं 20th सेंचुरी में फंसे हुए हैं। बहुत बड़ा मसला हो जाएगा हमारा। और चाइना से दोस्ती है, बहुत बड़ी बात है। सिपेक है, बहुत बड़ी बात है। सिपेक वाज सपोज्ड टू बी गेम चेंजर, लेकिन हमने आप ये क्यों हुआ? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने क्या किया सी पैक के साथ? इमरान खान की, मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान की वजह से हुआ ये हाँ, हमारी जो यानी मैन पावर की जो नहीं देखिए ना, कई लिटरेसी महीने है तक, उसकी। बल्कि साल 2 साल तक इमरान खान करप्शन करप्शन करप्शन, मेगा प्रोजेक्ट्स में बड़ी किकबैक्स, चाइनीज को भी एम्बेरस किया। फिर इनके पास भी अपना नया प्लान ही नहीं था कि जी अच्छा अगले फेज में क्या करना है। अभी वो बार बार वो चाइना का जिक्र करते हैं हम्म। और कहते हैं कि उन्होंने कितने मिलियन लोगों को पॉवर्टी से लिफ्ट कर लिया है, और ये हाँ। नहीं बताते हैं कैसे किया। हाँ। यानी आप जरा सोचें, उन्हें शायद पता ही नहीं, जैसा कि तुमको भी पता होगा, मुझे भी पता है। फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव 2 कपड़े पहना करते थे वो लोग, एक बच्चा पैदा करते थे, एक कमरे में रहते थे, फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1987 तक ये हालत थी उनकी। तो उन्होंने एसेट्स बनाए। यानी आप बताएं, 60 साल तक एसेट्स क्रिएट करते रहे वो। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लॉन मूवर नहीं चलाते थे वो, बंदों को, हजारों बंदों को उन्होंने वीट पे लगाया हुआ था। अब शंघाई चले जाएं, शंघाई की जो पोर्ट उन्होंने जो बनाया है, वो हैरत रह जाती। और अपने हाथों से बनाया उन्होंने। तो वो यानी वो जो सेक्रीफाइस है, वो उस किस्म की सेक्रीफाइस पाकिस्तानी नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, उसमें हम वी कुड लोग कम कर सकते हैं डिस्टेंस को। इस हमारी जो एक एसिमेट्री जो है ना, उसको कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को सीख कर। तो लेकिन वो मतलब है कि ये कहना कि भाई उन्होंने 1 बिलियन लोगों को पॉवर्टी से लिफ्ट कर दिया है, हम भी कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है जब तक उतनी बड़ी सेक्रीफाइस पूरी कौम मिलकर ना करे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है गवर्नेंस। गवर्नेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसा कि आपने कहा कि खास बार बार वो करप्शन की बात करता है। गवर्नेंस जब तक इम्प्रूव नहीं होंगे, करप्शन भी कम नहीं होगा। गवर्नेंस की तरफ तो इनका ध्यान ही नहीं है। गवर्नेंस और मैन पावर की ट्रेनिंग, ये यंग बच्चे जो है हमारे, उन बच्चों को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है इस वक्त, वरना तो हमारा तो बहुत बुरा हाल होगा। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपने पाकिस्तान की हालात और तकाज़ों के मुताबिक हम सी पैक को बिल्ड करें, अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। अब जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी और सेकंड और फोर्थ स्टेज का जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और जो इंफॉर्मेशन का इनकलाब है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जदीद साइंसी अलूम, ये इसके हसूल के लिए चाइना के साथ अपनी मैन पावर को, अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें और अपना बेसिक इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, ताकि हम अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।